Sorry ass DJ. जेडी और मोच दो जुड़वां भाई एक चोरों से भरे परिवार में पले बढ़े। जेडी को चोरी करने में गर्व था, लेकिन मोच एक सामान्य और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था। दोनों भाई मिलकर चोरी करते, तिजोरियां तोड़ते और पैसे कमाते थे। एक दिन उन्होंने एक तिजोरी चुराई और उसे बम से उड़ा दिया, जिससे ढेर सारा कैश निकला। घर जाकर उन्होंने अपने परिवार को पैसे दिखाए और सबने उनकी तारीफ की। कुछ देर बाद उनकी माँ कैथ, एक शातिर चोरनी, अपने बॉयफ्रेंड ग्लैन के साथ घर आई। वे कुछ कीमती पन्ने चुराकर पुलिस से भाग रहे थे और ग्लैन को गोली लगी थी। अलविदा कहने के बाद वे चले गए। भागते समय ग्लैन ने $4 मिलियन के पन्ने निगल लिए थे। 25 साल बाद जेडी और मोच अभी भी चोरी कर रहे थे। मोच थक चुका था, लेकिन जेडी उसे हर बार एक नई चोरी में खींच लेता। एक रात चोरी के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया। जेडी ने डिलीवरी बॉय होने का नाटक किया, लेकिन गार्ड को शक हुआ। मोच ने गार्ड के सर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था। मोच छुप गया, लेकिन जेडी पकड़ा गया और उसे जेल हो गई। लगभग 5 साल बाद जेडी को जल्दी रिहा कर दिया गया। एक पुलिस ऑफिसर फारफुल ने उससे डील की थी कि अगर वो 25 साल पहले चुराए गए पन्ने ढूंढ कर देगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। फारफुल ने उसे धमकी दी कि अगर उसने चालाकी करने की कोशिश की तो उसे दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। मोच ने अपराध की दुनिया छोड़ दी थी और एक रेस्तरां में वेटर था। उसकी शादी हो चुकी थी और बच्चा होने वाला था, लेकिन उसका बॉस, जिसे उसने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड छुपाया था, ने उसे काम से निकाल दिया। जब मोच घर आया तो जेडी उसकी पत्नी के साथ बैठा था। जेडी ने उसे फारफुल की डील के बारे में बताया और एक नए सुरक्षित स्थान की जानकारी दी जिसमें बहुत सारे पैसे थे। मोच ने तुरंत मना कर दिया। शाम को मोच की पत्नी के घर वाले डिनर के लिए आए और जेडी ने कुछ पुरानी बातें छेड़ दी, जिससे मोच बहुत शर्मिंदा हुआ। दोनों बाहर जाकर लड़ने लगे। मोच ने अपनी पत्नी ए.बी. को सच बताया कि जेडी जेल में था। ए.बी. ने कहा कि उसे पहले से सब पता था और उन्हें अपने बच्चे के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उसी रात फारफुल ने जेडी को ढूंढा और उसकी पिटाई की, क्योंकि जेडी ने पूरे दिन उसका फोन नहीं उठाया था। फारफुल ने जबरदस्ती जेडी के फिंगरप्रिंट्स एक अवैध बंदूक पर लिए और धमकी दी कि अगर वो जल्द से जल्द पन्ने नहीं लाया तो उसे एक नए मामले में फंसाकर जेल करवा देगा। अगले दिन मोच जेडी के घर पहुंचा। जेडी ने उसे पिछली रात हुई सारी बातें बताईं। जेडी की हालत देखकर मोच उसकी मदद करने के लिए मान गया। जेडी ने बताया कि सुरक्षित जगह दूसरे शहर में है, जिसके बाद दोनों तुरंत निकल पड़े। मोच ने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि उसकी दादी बीमार है और वो जेडी को उनके पास छोड़ने जा रहा है। रास्ते में वे एक लॉज में रुके। जेडी एक इंसान से मिलना चाहता था जो जेल में उसे ऑनलाइन सपोर्ट करती थी। उसका नाम बेथेस्टा था। बेथेस्टा जेडी को देखकर भावुक हो गई, हालांकि वो गुस्से में थी कि जेडी ने जेल से बाहर आने के बाद उससे संपर्क क्यों नहीं किया। थोड़ी देर बाद बेथेस्टा जेडी को बेडरूम में ले गई। मोच लिविंग रूम में कार्टून देखने लगा। तभी एक ओरेंगोटैन बंदर अंदर आया। उसने खुद को सैमुअल बताया। थोड़ी देर बाद सैमुअल अजीब व्यवहार करने लगा और मोच के कान में कहा कि वो आदमियों से प्यार करता है। मोच डरकर बाहर कार में जाकर बैठ गया। अंदर बेथेस्टा बाथरूम गई तो जेडी ने उसका पर्स खोला और उसकी वर्क आईडी चुरा ली। फिर खिड़की से निकलकर कार में मोच के साथ बैठ गया। कुछ घंटों के सफर के बाद वे एक होटल में रुके। जब जेडी शावर ले रहा था, मोच ने उसका बैग चेक किया और उसे चिट्ठियों का ढेर मिला। वे चिट्ठियां उनकी माँ कैथ ने भेजी थीं। एक लेटर में लिखा था कि प्लान शुरू हो चुका है, बस मोच को कुछ पता मत चलने देना। गुस्से में मोच ने जेडी से पूछा कि माँ सिर्फ उसे ही क्यों लेटर लिख रही है। जेडी ने कहा कि मोच इमोशनल है और गुस्से में गलत फैसले लेता है। मोच और भड़क गया और उसने कहा कि जेडी की सारी बातें झूठी थीं। वह अपना सामान उठाकर वहां से निकल गया, लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर तक पहुंचा, उसकी माँ कैथ सामने खड़ी थी। वह सीधे बालकनी से नीचे एक गाड़ी पर जा गिरा। बाद में वे तीनों एक साथ बैठे और बातचीत की। मोच का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। उसने कैथ से पूछा कि 25 साल में उसे अपने बेटों की याद नहीं आई। कैथ ने अपनी गलती मानी और कहा कि लालच और पुलिस के डर की वजह से वो छुप गई थी। उसने बताया कि ग्लैन ने सारे पन्ने निगल लिए थे और भागते समय उसे गोली लगी, जिससे वो मर गया। कैथ ने उसकी लाश को एक सुनसान जगह पर दफनाया और देश छोड़कर भाग गई। वो अब वापस आ गई थी क्योंकि उसे ब्रेन कैंसर था। मोच को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन जेडी ने उसे समझाया कि यह सच है। मोच ने कहा कि उसे किसी पन्ने से कोई मतलब नहीं है और उसने चोरी छोड़ दी है। जेडी ने कहा कि वे कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ कुछ सामान वापस ले रहे हैं जो 25 साल से उनके परिवार का हिस्सा है। जब मोच इस बात से सहमत नहीं हुआ तो जेडी ने मोच से पूछा कि वेटर की कमाई से वो अपने बेटे को क्या जिंदगी देगा। ये बात मोच के दिल में चुभ गई और वो आखिरी बार अपने भाई की मदद करने के लिए राजी हो गया। अगले दिन तीनों ग्लैन की लाश ढूंढने निकल गए। उधर पुलिस ऑफिसर फारफुल बेथे के घर पहुंच गया और जेडी के बारे में सवाल जवाब करने लगा। बेथे ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। फारफुल को उस पर यकीन नहीं हुआ और उसने बेथे को धमकी दी। डर के मारे बेथे ने उसे बता दिया कि जेडी और उसका भाई यहां आए थे और जेडी उसकी वर्क आईडी चुराकर भागा।
तभी वो ओरेंगुटैन सैमुअल वहां आ गया और फारफुल को पकड़कर घर के अंदर घसीट लिया। अंदर ले जाकर सैमुअल ने फारफुल की पिटाई की। जेडी और मोच ने बेथेस्टा की आईडी का उपयोग करके उस जगह से एक जेसीबी मशीन चुराई। कैथ उन दोनों को उस जगह ले गई जहां उसने ग्लैन को दफनाया था। मोच ने खुदाई शुरू की और थोड़ी देर बाद उन्हें लाश और पन्ने मिल गए। तभी उस जगह का मालिक अपने गार्ड्स के साथ आ गया। वो सुनसान जगह अब एक गोल्फ कोर्स बन चुकी थी। वे तीनों जेसीबी में सवार होकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे से गोल्फ कोर्स के मालिक के आदमी उन पर गोल्फ बॉल से हमला कर रहे थे। एक बार के लिए जेडी पकड़ा गया था, लेकिन मोच ने उसे जैसे तैसे छुड़ाया और तीनों भागकर जंगल में छुप गए। वहां जाकर उन्होंने ग्लैन की लाश को रीति रिवाज के साथ दफना दिया। जेडी ने कहा कि सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा है। मोच को याद आया कि उसने कभी किसी को नहीं बताया था कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसे समझ आया कि नौकरी से निकाले जाने के पीछे जेडी का हाथ था। जेडी और कैथ ने मिलकर ये सब प्लान किया था ताकि मोच जेडी की मदद करने के लिए मजबूर हो जाए। मोच गुस्सा हो गया और जेडी पर चिल्लाने लगा। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मोच ने जेडी को फावड़े से मारा और जेडी उस कब्र में गिर गया जो उन्होंने ग्लैन के लिए खोदी थी। मोच पास की एक नदी के पास जाकर शांति से बैठ गया। जल्द ही कैथ वहां आई और उससे बात करने लगी। मोच ने अपनी मां से पूछा कि क्या वो सच में उनके लिए वापस आई है या ये बीमारी वाला नाटक सिर्फ हीरे पाने के लिए है। कैथ ने माना कि वो कभी एक अच्छी मां नहीं बन पाई, लेकिन अब वो चाहती थी कि उसके पास जितना वक्त बचा है वो अपने बेटों के साथ बिताए और कुछ पैसे भी उनके लिए छोड़कर जाए। तभी फारफुल वहां आ गया और उसने जेडी को पकड़ लिया। उसने धमकी दी कि उसे वापस जेल भेज देगा। मोच ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की, लेकिन फारफुल दोनों पर हावी हो गया और उसने दोनों भाइयों को बांध दिया। जेडी को लगा कि अब बचने का एक ही रास्ता है और उसने पन्नों को लात मारकर दूर फेंक दिया, जो कैथ के पास जा गिरे। फारफुल ने कैथ को पन्नों या अपने बेटों के बीच किसी एक को चुनने को कहा। कैथ ने थोड़ा सोचा और फिर कहने लगी कि मेरे बेटों को तुम ही रख लो, और वो पन्ने लेकर भाग गई। फारफुल कैथ के रवैये को देखकर हैरान था, लेकिन वो अपनी जुबान का पक्का था। उसने दोनों भाइयों को पकड़कर कार में डाल दिया और पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा। जेडी ने धमकी दी कि वो फारफुल की सच्चाई सबको बता देगा, पर फारफुल जानता था कि एक क्रिमिनल की बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। थोड़ी देर बाद कार में जेडी और मोच का झगड़ा शुरू हो गया। धीरे धीरे ये झगड़ा हाथापाई में बदल गया और इस हाथापाई के दौरान जेडी ने फारफुल के मुंह पर लात मार दी। इससे फारफुल ने अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी घूमकर क्रैश हो गई। इस दुर्घटना में फारफुल वहीं बेहोश हो गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की रस्सी को किसी तरह से खोला और एक सुनसान इलाके में चले गए। मोच ने अपनी पत्नी को फोन करके बताया कि वो जल्दी ही घर आ जाएगा। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद अचानक मोच ने पूछा, पन्ने तो मम्मी ले गई ना, पर उन्हें ढूंढेंगे कैसे? दूसरी तरफ कैथ एक डायमंड एक्सचेंज शॉप में पहुंची और उन पन्नों को कैश में बदल लिया, लेकिन उसने सारे पन्ने नहीं बेचे। उसने 3 पन्ने खुद के लिए बचा लिए। जैसे ही वो बाहर निकली, उसके दोनों बेटे उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों के चेहरों पर सिर्फ एक सवाल था, अब क्या करोगी माँ? कैथ हकलाने के अलावा कुछ नहीं कर पाई और एक बार फिर वहां से भाग गई। अब दोनों भाई अपनी माँ का पीछा करते हुए एक पुराने मॉल में पहुंचे। भागते भागते कैथ के हाथ से पैसों वाला बैग गिर गया। जेडी बैग की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी फारफुल भी वहां पहुंच गया। वो गुस्से में चिल्ला रहा था कि पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। दोनों भाई उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वे पैसे देने को भी तैयार थे, लेकिन फारफुल अब किसी सौदे के मूड में नहीं था। उसका दिमाग अब पूरी तरह से घूम चुका था। जब दोनों भाइयों को लगा कि अब खेल खत्म, तो उनमें फिर से झगड़ा शुरू हो गया। वहीं कैथ ऊपर से ये सब कुछ देख रही थी। अब उसे शर्म आ रही थी कि वो कितनी स्वार्थी माँ है। तभी फारफुल ने हवा में गोली चलाई और जेडी ने पैसों का बैग उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन उस बैग के अंदर एक छुपी हुई पेपर स्प्रे बोतल थी। जैसे ही फारफुल ने जिप खोली तो स्प्रे उसकी आंखों में गिर गया और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। उसके हाथ से गोलियां इधर उधर चलने लगीं और एक गोली गैस सिलेंडर में लगी, जिस वजह से वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ और फारफुल उड़कर दूर जा गिरा। दोनों भाइयों ने बैग उठाया और भागने लगे, लेकिन तब तक पुलिस आ चुकी थी। जब सब कुछ खत्म होता लग रहा था, तभी वहां कैथ आ गई। दोनों भाइयों को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब तक यहाँ कैसे है, क्योंकि उन्हें यही उम्मीद थी कि अब तक तो उनकी माँ भाग गई होगी। वो सीधे पुलिस के पास गई और कहा कि ये सब कुछ मैंने किया है, मेरे बच्चों का इसमें कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद पुलिस दोनों भाइयों को छोड़कर कैथ को गिरफ्तार करके ले गई। कुछ हफ्तों बाद मोच एक भ्रष्ट जज के पास गया, जिसके पास जेडी के फिंगरप्रिंट्स वाली बंदूक थी। मोच उस बंदूक के लिए अपने सारे पैसे देने को तैयार था। वो जज असल में फारफुल का बाप था, तो उसने बिना किसी तकलीफ के रिश्वत लेकर बंदूक मोच को पकड़ा दी और मोच ने इस तरह अपने भाई के खिलाफ आखिरी सबूत भी मिटा दिया। इसके बाद वो घर लौट गया, जहां उसकी पत्नी और एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। उसी शाम जेडी भी वहां आ गया और सालों बाद पूरे परिवार ने एक साथ डिनर किया। बातचीत के दौरान पता चलता है कि जेडी ने अपने पैसों से मोच की बेटी के नाम पर एक जमीन खरीदी है। जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था कि उनके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन दोनों एक साथ थे और खुश थे।
कुछ महीनों बाद पूरा परिवार कैथ से जेल में मिलने गया। कैथ अपनी पोती को देखकर खुशी से रो पड़ी। मोच खुश था कि अब तो पूरा परिवार साथ है, लेकिन अब भी उसे पैसों की थोड़ी चिंता हो रही थी। वापस जाते समय जेडी ने अचानक अपनी जेब से 2 पन्ने निकाले और मोच को पकड़ाते हुए बताया कि माँ ने जेल जाने से पहले अपने बॉयफ्रेंड की तरह इन्हें निगल लिया था। 3 थे टोटल, 2 तेरे 1 मेरा। उसकी ये बात सुनकर मोच का चेहरा भी खुशी से खिल उठा।